बस मुझसे तो अब और नहीं झेला जाता। क्या सोच कर आई थी इस घर में और क्या बनकर रह गई हूँ। यह कहानी है डोंगर नामक गांव में रहने वाली गरीब रवीना की, जिसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके भैया भाभी ही उसका सहारा थे। बस मुझसे तो अब और नहीं झेला जाता। क्या सोच कर आई थी इस घर में और क्या बनकर रह गई हूँ। अरे क्या हुआ सुनीता? तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? अगर भूख लग रही है तो खाना खा लो। आप तो बस रहने ही दीजिए, मुझे और गुस्सा मत दिलवाइए। अरे लेकिन हुआ क्या? ये तो बताओ, क्यों मेरी बीवी का गुलाब सा चेहरा मुरझाया हुआ है? अपनी उस बहन का कुछ करिए। क्या आप मुझे बस इसीलिए ब्याह कर लाए थे कि मैं आपकी बहन की नौकरानी बनकर रहूं? सुनीता, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि वह तुमसे ज्यादा काम करती है, तभी तो तुम्हें इतना आराम है। यह तो रहने ही दीजिए जी। और आप यह भी मत भूलिए कि आपके माँ बाप तो है नहीं, तो बड़ा भाई होने के नाते आपको ही उसकी शादी भी करवानी पड़ेगी ना। तब कहाँ से लाएंगे शादी और दहेज के लिए पैसे। मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसे घर से निकाल दो। और फिर मेरी 5 साल की आरोही भी तो है, मुझे उसके बारे में मैं भी तो सोचा है ना। अपनी पत्नी का गुस्सा देखकर राजेश धीरे से सुनीता से कहता है। अरे सुनीता, ये धीरे बोलो। शायद तुम यह बात जानती नहीं हो कि बाबूजी ने मरने से पहले ही अपनी आधी जमीन मेरी बहन के नाम कर दी थी। इसलिए उससे जितना प्रेम से रहोगी उतना ही हम फायदे में रहेंगे। क्या अगर ऐसा है तो दीवारों के भी कान होते हैं। आप जरा इधर आइए। सुनीता अपने पति राजेश से फिर कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर राजेश बहुत खुश हो जाता है। डोंगरपुर गांव में 20 साल की रवीना अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। सिर्फ भैया भाभी ही उसका सहारा थे। लेकिन उसकी भाभी सुनीता एक बहुत तेज तर्राट महिला थी, जो कि रवीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन जमीन में हिस्सेदारी की बात सुनकर अब सुनीता के मन में लालच आ गया था और फिर वह रवीना से बहुत प्यार से पेश आने लगी। फिर एक दिन रवीना घर में कुछ काम कर रही थी। तभी उसकी भाभी सुनीता उसके पास गई। अरे रवीना, मेरे रहते तुम ये सब क्यों कर रही हो। लाओ मैं कर देती हूँ तुम्हारे काम, तुम तो बस आराम करो। नहीं भाभी, मैं कर लूंगी, ज्यादा कुछ काम नहीं है। फिर सुनीता रवीना के सामने उदास चेहरा लेकर खड़ी हो जाती है। अरे क्या बात है भाभी, बहुत उदास लग रही हो। रवीना, बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल क्या है कि तुम्हारे भैया शहर में कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और फिर तुम तो जानती ही हो कि खेती बाड़ी में इतनी कमाई नहीं हो पाती। पर क्या भाभी, साफ साफ कहिए ना। वो इन्हें बिजनेस में लगाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, तो इन्होंने सोचा कि अपनी ज़मीन बेचकर वह कमी पूरी कर लेंगे। लेकिन फिर भी उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि अपने गहने गिरवी रख दूं। अरे नहीं नहीं भाभी, वो गहने माँ के हैं। उन्होंने बड़े प्यारे से अपनी बहू के लिए बनाकर रखे थे। वैसे भैया को बिजनेस के लिए जो कमी पड़ रही है, उसके लिए आप मेरे हिस्से वाली जमीन बेच दो। जमीन में बेचना तो नहीं चाहती, लेकिन भैया के काम आएगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर रवीना के भैया भाभी बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन ही जाकर राजेश उस जमीन को बेच देता है और उससे मिलने वाले पैसे भी रख लेता है। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। फिर सभी ट्रेन में बैठकर शहर की ओर चल पड़े। सफर के दौरान रवीना और आरोही बहुत खुश थे। ये ट्रेन तो कितनी बड़ी है और इसमें झूलने में भी कितना मजा आ रहा है। आपको याद है भैया, हम बाबा से कितना लड़ते थे कि हमें भी कभी शहर घुमा लाओ, लेकिन वो हमेशा हाँ हाँ में ही टाल दिया करते थे हमें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, जो आप मुझे भी अपने साथ शहर लेकर जा रहे हैं। नहीं तो मैं अकेली गांव में रहकर उदास ही हो जाती। रवीना, हम तुम्हारे कारण ही तो शहर जा पा रहे हैं, फिर तुम्हें कैसे ना ले जाते। और हाँ, वहां रहकर जी भरकर देख लेना पूरा शहर। यह कहकर वह दोनों मन ही मन बहुत खुश होने लगे। उन दोनों के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। इस तरह बातें करते हुए सफर कट गया और फिर वह स्टेशन पर आ पहुंच गए। क्या यही शहर है भैया? यहाँ तो स्टेशन पर ही कितनी भीड़ है। इतने लोग तो हमारे पूरे गांव में भी नहीं होते हैं। हाँ, इसीलिए ही तो इसे शहर कहते हैं, सपनों की नगरी। बाबा, कुछ खाना है, भूख लगी है। हाँ भैया, मुझे भी भूख लगी है। वो देखो, वहाँ ब्रेड पकोड़े मिल रहे हैं, आप वहीं ले आइए।
क्या मैं? अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत देर से शौचालय जाना है, मैं जाकर आता हूँ। जब तक तुम उस लाइन में लग जाओ। हाँ रवीना, मैं और गुड़िया भी सामान के साथ यही खड़े हैं, तब तक तुम ले आओ। अच्छा ठीक है, फिर मैं ही जाती हूँ। फिर रवीना ब्रेड पकौड़े लेने चली जाती है और इधर वह तीनों दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। दरअसल रवीना के भाई भाभी उसे छोड़कर जाने की फिराक में थे, क्योंकि पैसे मिलने के बाद अब रवीना उन्हें बोझ लगने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान रवीना लंबी लाइन में लगने के बाद सबके लिए ब्रेड पकोड़े पैक करवा कर ले आई, लेकिन लौटने पर उसने अपने भैया भाभी को वहां नहीं देखा। कमाल है, भाभी यही तो खड़ी थी अभी। अच्छा, हो सकता है वह भी शौचालय चली गई हो। मैं कुछ देर यही इंतजार कर लेती हूँ। रवीना उसी प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है और उसके भैया भाभी का इंतजार करने लगती है, लेकिन काफी देर गुजर जाने के बाद भी वहां कोई नहीं आया। आने दो आज भैया को, आते ही अच्छे से डांट लगाऊंगी। इतनी देर भी भला कोई लगाता है क्या? बेचारी रवीना, जिसने उसके माँ बाप के जाने के बाद उसके भैया भाभी को ही माता पिता माना था, आज वही उसको अनजान शहर में अकेला छोड़कर चले गए थे। सुबह से रात होने को आ गई थी, तभी स्टेशन मास्टर उसके पास आया। अरे बेटा, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ। तुम यहीं बैठी हो, किसी को लेने आई हो क्या? नहीं स्टेशन मास्टर जी, मैं तो अपने भैया भाभी के साथ शहर घूमने आई थी, लेकिन उन्होंने फिर मुझे ब्रेड पकोड़े लाने के लिए भेजा और जब मैं वह लेकर लौटी तो यहाँ कोई था ही नहीं। सुबह से शाम हो गई उन दोनों का इंतजार करते करते। मैंने इस स्टेशन पर काम करते करते बहुत साल गुजार दिए हैं और यही मैंने कई घटनाएं भी होते हुए देखी हैं। अगर कोई तुम्हें सच में भूल कर गया होता या तुम उनसे बिछड़ जाती तो वह तुम्हें जरूर लेने वापस आता। यह सुनकर रवीना बहुत दुखी हो गई। वह यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसके भैया भाभी उसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, वह दोनों जानबूझकर तुम्हें यहाँ छोड़कर गए हैं। नहीं भैया भाभी, आखिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? ऐसे ही 3 दिन बीत गए। रवीना उसी स्टेशन पर भूखी प्यासी दिन रात बैठकर अपने भाई के वापस आने की राह देखती रहती थी। तीसरे दिन राकेश वापस उसके पास आता है और कहता है, बेटा, अगर आज मेरी बेटी होती तो वह बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होती और मैं उसे ऐसे भूखा नहीं देख पाता। चलो बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और वैसे भी स्टेशन पर अकेले रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। रवीना स्टेशन मास्टर के साथ उसके घर चली जाती है। वहां राकेश की पत्नी सुनीता ने उसे दिखा तो वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने रवीना को अपनी बेटी की तरह सीने से लगा लिया। ये तो बहुत प्यारी है, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। रवीना को उनके साथ बड़ा अपनापन लगा। अब वह उनके साथ रहकर घर के सारे कामकाज करती थी। वहां रहकर रवीना ने सुनीता से अच्छी भेलपुरी बनाना भी सीख ली थी। फिर एक दिन, मैं आप लोगों पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। मास्टर जी, क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं? बेटी, स्टेशन के बाहर ही मेरी एक छोटी सी दुकान है। तुम उसमें खुद का काम शुरू कर सकती हो और जो चाहे वह बना कर भेज दो। रवीना बहुत स्वादिष्ट भेलपुरी बनाने लगी थी, इसलिए उसने रेलवे स्टेशन के बाहर ही भेलपुरी की दुकान लगाना शुरू कर दी। आइए आइए, मेरी स्वादिष्ट 20 रुपए की खट्टी मीठी भेलपुरी खाइए। रेलवे स्टेशन के बाहर ही कुछ अलग सुनकर सब ग्राहक उसकी ओर खींचे चले आए और रवीना की भेलपुरी चुटकियों में बिकने लगी। पहले ही दिन उसने 3000 रुपए की कमाई कर ली और वह दिन पर दिन तरक्की करने लगी। ऐसे ही एक दिन, बेटी, तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो कुछ ही दिनों में तुम बहुत बड़ी व्यापारी बन जाओगी। यह सब तो आपकी ही वजह से हुआ है बाबा। बाबा शब्द सुनते ही राकेश की आंखें भर आईं। कई महीनों बाद रवीना की उसी स्टेशन पर 4 दुकान हो गई। वह रेलवे स्टेशन के बाहर भेलपुरी वाली के नाम से सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गई, जो कि महीने के लाखों कमाने लगी। ये खबर सुनते ही रवीना के भैया भाभी, जो अपना 80% पैसा उड़ा चुके थे, वह भागते हुए रवीना के पास आए।
हमें माफ़ कर दो रवीना। वह उस दिन हम तुम्हें भूलकर आगे चले गए थे। लेकिन रवीना ने अपनी दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों से कहकर उन दोनों को वहां से निकाल दिया और साथ ही दोबारा नजर आने पर उन्हें जेल में बंद करवाने की धमकी भी दी। अब रवीना पहलगाम में राकेश और उसकी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी।